नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडू केयर के जीके जीएस सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक नोट्स मैंने बनाया है। यह आपका जीके के हर सब्जेक्ट का नोट्स है जो कि हिंदी माध्यम में है। हैंड रिटेन था पहले, लेकिन अब इसको मैंने प्रिंट करवाना शुरू कर दिया है और ये टाइप करके अब आपके सामने मौजूद है। यह हमारा भूगोल का सेगमेंट है, तो भूगोल का सेट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। ये नोट्स लिखा है मेरे दोस्त धनंजय कुमार ने और इसको प्रिंट करवा रहा हूं मैं, चंद्रवर्धन। यह जो नोट्स होगा आपका वो बीपीएससी, सीडीपीओ, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं उन सब में यह काम आने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। टोटल 15,000 से अधिक प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है, जिससे आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 60 to 70% प्रश्न का आप आंसर कर पाएंगे। यदि टोटल नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो फिलहाल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स पर। 9525 360, यहाँ पर गलती लिखा गया है 360 कर लीजिएगा, ठीक है, 360283 और 7004385014 पर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, नोट्स एडुकेयर के और मेहनत आपका यदि दोनों मिल जाए तो यकीन मानिए हमारे ग्रुप या परिवार का रिजल्ट गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। सही बात है। ये नोट्स की क्वालिटी आप जानते हैं और आगे देखेंगे भी। यहाँ तक कि अब जो फ्री सैंपल नोट्स मैं दे रहा हूँ उसको पढ़िए। आप व्हाट्सएप कीजिए 9525360283 पर और फ्री सैंपल नोट्स लीजिए। टोटल नोट्स का सैंपल आपको 3-4 पेज में दिए 3-4 पेज हर सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। टोटल 78 पेज का सैंपल मैंने बनाया है और वो सैंपल पढ़ लीजिए। उसके बाद यदि संतुष्ट होते हैं तभी आप पे कीजिए और पेमेंट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। इसके बाद जब ये टोटल प्रिंट आउट हो जाएगा उसके बाद इसका कुछ शुल्क निर्धारित कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप सैंपल नोट्स पढ़िए और संतुष्टि के बाद जितना भी पेमेंट करना चाहे गुरु दक्षिणा स्वरूप में रख लूंगा। और ये ऑफर जो होगा वो 5 सितंबर तक होगा, शिक्षक दिवस तक। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना नोट्स, जो कि है ज्योग्राफी का, और इसका हम लोग देखने वाले हैं सेट 1। ठीक है, ज्योग्राफी नोट्स सेट 1 ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आइए देखते हैं ज्योग्राफी का नोट्स। तो ज्योग्राफी शब्द जो है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ज्योग्राफी शब्द बना कैसे। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है वो है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो, ग्राफो का होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको ज्योग्राफी कहा जाता है। अब देखते हैं भूगोल के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है, आखिर कैसा विषय है ये। तो किसके अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्ष्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा किसने कहा था? तो यह कहा था स्ट्रैबो ने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भूगोल में प्रादेशिक उपागम पर बल दिया? तो यह किया था रीटर ने। ठीक है, रीटर नामक भूगोलवेत्ता ने ऐसा कहा था, भूगोल में प्रादेशिक उपागम पर उसने बल दिया था। किसके अनुसार भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है? तो यह जो है हमबोल्ट ने कहा था। और ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट उठा करके पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, तो ये मत समझिएगा कि ये मैंने फालतू लिखा है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने इसमें डाला है। ठीक है, और इतने सारे तथ्य आपको किसी भी अन्य नोट्स या किताब में एक साथ नहीं मिलेंगे, इतना मैं वादा करता हूं। यदि आपको मिल जाता है ये सारा तथ्य एक ही पुस्तक में तो फिर आप मुझसे नोट्स फ्री में ले जा सकते हैं। भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का विषय है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था रेंटेजल नामक भूगोलवेत्ता ने। भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तथा उसका विश्लेषण करता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था हॉटसन नामक भूगोलवेत्ता ने। किसने कहा? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कहा था आपका क्लॉडियस टॉलेमी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टॉलेमी के बारे में आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सिकंदर के समय में यह आया था।
किसने कहा भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है, ऐसा कहा था कांट ने। ठीक है, कांट नामक भूगोलवेत्ता ने। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे देख लेते हैं, किसने कहा कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उसके संबंधों का अध्ययन करती है, ऐसा कहा था रिटर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, दोनों को अलग अलग। किसके अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुओं जैसे समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्व एवं इनमें परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो यह जो है भौतिक भूगोल है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, यह आप लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के उसके विकास, क्रियाकलापों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, किसमें? मानव भूगोल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था, मतलब ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले लेकर कौन आया था? तो यह थे इरेटोस्थेनीज। ठीक है, अब यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह से भूगोल के अनेक प्रकार हैं, तो उन सब के फादर्स के बारे में हमको जानना जरूरी है, कौन उन्हें लेकर आया था। तो देखते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। उसके बाद देखते हैं, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल का जनक कौन है? तो यह है थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन थे? तो ये थे एनेक्सिमेंडर। ठीक है, और ये काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? तो मार्टिन बेहम थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद हमेशा रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक विश्वकोश का जनक किसे कहा जाता है? भौगोलिक विश्वकोश का जनक किसे कहा जाता है? तो ये स्ट्रैबो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। इसके अलावा वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट के नाम से आपका हम्बोल्ट जलधारा भी है, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी। दक्षिण अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यह भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही की थी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1498 ईस्वी में एक और घटना हुई थी, वास्को डिगामा जो है वो भारत में पहुंचा था समुद्री मार्ग से पहली बार कालीकट तट पर, केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? तो यह जॉन केवट ने की थी 1497 ईस्वी में। और यह सब पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आगमन किसका हुआ था? तो वास्को डिगामा का हुआ था। पुर्तगाल का जो रहने वाला था, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था, जो कि मैंने पहले भी बताया। और 1496 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की उसने खोज की थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी तट पर है। ठीक है, पहली बार जब 1496 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था तो वहीं से लौट गया था। दूसरी बार जब 1498 में आया तो केप ऑफ गुड होप होते हुए वो पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो मैगलन, पुर्तगाल का जो रहने वाला था उसने किया, मैगलन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज किसने की? तो यह भी मैगलन ने किया था 1519 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की, जो कि पोलैंड के निवासी थे, 1540 ईस्वी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी, जो कि जर्मनी के थे। कब की थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ही आपका भारत में ब्रिटिश कंपनी
की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की? तो कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। और यह सब क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये तो कई बार पूछा गया है, स्वेज नहर का निर्माण किसने किया? तो स्वेज नहर का निर्माण किया था फर्डिनेंड दी लेपेप्स ने 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट, और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, यह जरा आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो यह किया था फ्रिड्थजोफ नानसेन ने। ठीक है, फ्रिड्थजोफ नानसेन ने किया था 1887 ईस्वी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव के पहाड़ी भाग की खोज किसने की थी? तो यह भी फ्रिड्थजोफ नानसेन ने की थी 1888 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा उत्तरी ध्रुव के पहाड़ी भाग की खोज किसने की। अब हम लोग देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। तो रॉबर्ट पियरी ने की थी, जो कि अमेरिका के निवासी थे। 1909 ईस्वी में उन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रोनाल्ड एमंडसन। रोनाल्ड एमंडसन, जो कि नॉर्वे के निवासी थे, 1911 ईस्वी में दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहली बार पहुंचे थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पेरिस से न्यूयॉर्क तक प्रथम सोलो उड़ान भरने वाले कौन थे? तो लिंडबर्ग। लिंडबर्ग नाम था जिनका। 1927 ईस्वी में उन्होंने पेरिस से न्यूयॉर्क तक प्रथम सोलो उड़ान भरी थी। सोलो का मतलब होता है अकेले। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं प्रकृति से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। किसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है? किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था 140 ईस्वी में। ठीक है, किसने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो यह कोपरनिकस ने कहा था 1543 ईस्वी में। वैसे आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने, जो कि हमारे भारतीय थे, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था ये चीज। ठीक है, और आगे देख लेते हैं किसने कहा सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यह कहा था केपलर ने। और यह भी जो है मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था, लेकिन पढ़ने को पढ़ना है तो पढ़ ही रहे। चलिए, किसने कहा कि सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है? यह कहा था हर्शल ने 1805 ईस्वी में। और यह तीनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, नाम थोड़े से टफ है याद रखना, लेकिन 2-3 बार आप देखिएगा वीडियो या फिर पढ़िएगा 2-3 बार नोट्स को, तो आसानी से याद रख सकते हैं। किसने कहा कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाश गंगा पाए जाते हैं? तो यह कहा था हबल ने 1925 ईस्वी में। और हबल जो है एक टेलीस्कोप भी है, जो बराबर आविष्कार करते रहता है, खोज करते रहता है विभिन्न ग्रहों का, नक्षत्रों का, क्षुद्र ग्रहों का, तो याद रखिएगा। बहुत सारे तारामंडलों की भी खोज हबल ने की है। किसने जानकारी दी कि दृश्य पक्ष में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है? तो यह कहा था एडविन पी हबल ने ही कहा था। इनका पूरा नाम, हबल का पूरा नाम है एडविन पी हबल। और दृश्य पक्ष में आने वाले ब्रह्मांड से मतलब है ऐसा ब्रह्मांड जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उस पक्ष की बात यहां पर की जा रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत क्या है? तो यह है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी क्या होता है यह हम लोग आगे देखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेल्जियम के खगोलज्ञ जॉर्ज लेमिंटर ने 1960-70 ईस्वी में किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेमिंटर का नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत आखिर है क्या। तो इसके अनुसार लगभग 15 वर्ष पूर्व कॉस्मिक पदार्थ एक अत्यधिक संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद थे। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड पिंड हुआ करता था, एक ही पिंड हुआ करता था सबसे पहले, तथा इस पिंड का तापमान एवं दबाव काफी ज्यादा अधिक था। इस पिंड में तीव्र विस्फोट हुआ
और इसके टुकड़े आकाशीय पिंड में परिवर्तित हो गए तथा यह विखंडित टुकड़े अभी भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। ठीक है, तो यह है बिग बैंग का सिद्धांत कि पहले जो है एक ही मात्र संपीड़ित पिंड हुआ करता था, उसी में विस्फोट हुआ किसी कारणवश और उसी से सारे ग्रह नक्षत्र तारामंडल वगैरह सब कुछ बन गए और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इसी को अधिकतर लोग मानते हैं, तो यही याद भी रखना है, बिग बैंग थ्योरी लेमेंटर ने दिया था। ठीक है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, या फिर माइल में यदि पूछा जाए तो 5.88 इंटू 10⁻12 माइल होता है। ठीक है, यह दोनों याद रखिएगा क्योंकि कभी माइल पूछ लेगा आपसे, कभी किलोमीटर पूछ लेगा। ठीक है, ऑप्शन में यदि किलोमीटर दे दिया और आपको माइल याद है तो फिर आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। ठीक है, कन्वर्ट करना उस समय बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अंतरिक्ष इकाई कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मान कितना है, तो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर है, या फिर माइल में यदि देखें तो 93 मिलियन माइल्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं एक पारसेक किसके बराबर है, तो एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, और यह कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य के परिक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉस्मिक वर्ष। ठीक है, कॉस्मोलॉजी कहते हैं ना ब्रह्मांड के अध्ययन को, तो इसको कहते हैं कॉस्मिक वर्ष। और एक कॉस्मिक वर्ष कितने वर्षों के बराबर होता है, तो यह होता है 250 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अब सोचिए कितनी ज्यादा दूरी पर सूर्य हमसे है, लेकिन उसका प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, कुल 250 सेकेंड, और यह बीपीएससी में बराबर पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो यह है 3,84,365 किलोमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है। सूर्य के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है हमारा पृथ्वी से, वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और उसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो यह है 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ आकाशीय पिंडों के बारे में, और ये लास्ट सेक्शन होगा हमारा इस वीडियो का। तारों का विशाल कुंज जिसमें लगभग 10⁻11 तारे पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या कितनी है, तो 10⁻10 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक है, मुझे उतनी अच्छी तरीके से टाइप करना नहीं आता, तो 10⁻10 होगा ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे या ऐरावत पथ कहलाती है, तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है, दोनों की आकृति जो है वो है सर्पाकार, मतलब सांप के आकार की, सर्पिलाकार कह सकते हैं। ठीक है, स्पाइरल कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, तो आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गैलीलियो ने ही आपका दूरबीन का भी आविष्कार किया था, यह भी याद रखना जरूरी है। आगे, आधुनिक समय में कितने तारामंडलों की जानकारी है हमें, तो 89 तारामंडलों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे। क्वेसर अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड हैं, इनकी खोज कब हुई थी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि क्वेसर जो होते हैं अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड होते हैं, इनकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में गैसों की मात्रा का प्रतिशत क्या है, तो शुद्ध एवं शुष्क वायु की यदि बात करें तो नाइट्रोजन इसमें होता है 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन इत्यादि अन्य गैस भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यह तो बराबर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में,
हमेशा पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसी को उल्टा करके पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच में ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर कितने ज्ञात तारा समूह हैं? तो यह जो है 27 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तारा समूह से मतलब है जैसे हम लोग देखते हैं सप्तर्षि तारा होता है, इसी प्रकार से। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो यह 27.5 दिनों में पूरा करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिन में पार कर लेती है? तो यह 14 दिन में प्रत्येक नक्षत्र को पार कर लेती है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो यह हम लोग सब लोग जानते हैं, सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का कितना भाग सूर्य है? ठीक है, सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का कितना भाग सूर्य है? तो 99.85% जो है वह सूर्य का द्रव्यमान है, सौर मंडल के द्रव्यमान का। आगे देख लेते हैं, सूर्य के संगठन में गैसों का क्या प्रतिशत है? तो यह 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, वहां 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहा जाता है? मतलब जो प्रदीप्त सतह है सूर्य का, उसको क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश मंडल के किनारे क्यों प्रकाशमान नहीं होते? क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश मंडल के किनारों को क्या कहते हैं जो कि दिखाई नहीं देता है? तो प्रकाश मंडल के किनारों को वर्ण मंडल कहते हैं, जो कि लाल रंग का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसे सौर किरीट कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में कोरोना भी कहते हैं। सौर किरीट, जिसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो यह याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश की प्राप्ति होती है। कहां से प्रकाश की प्राप्ति होती है? तो सौर किरीट से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन की लपटें क्या कहलाती हैं? तो इसे सौर ज्वालाएं कहते हैं। सूर्य से यहाँ पर कोरोना की ओर प्रवाहित होने वाली होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा, कोरोना की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धारा को क्या कहते हैं? तो सौर पवन कहते हैं। ठीक है, सूर्य आगे देखते हैं, सौर पवन का निर्माण किससे जुड़ा हुआ है? सौर पवन का निर्माण जुड़ा हुआ है प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैसों से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे क्या कहलाते हैं? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य के में स्थित चमकीले धब्बे कहलाते हैं प्लेजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूर्य में स्थित काले धब्बे क्या कहलाते हैं? तो इसे सौर धब्बा कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट, जिस समय सूर्य का धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर क्या आता है? तो चुंबकीय झंझावात आते हैं। चुंबकीय झंझावात से प्रभावित क्या होते हैं? तो विद्युत चालित यंत्र जो होते हैं वो चुंबकीय झंझावात से प्रभावित होते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, या पहले भी मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.5 वर्ष लेता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है और 4.5 वर्ष में प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सोच सकते हैं यह कितनी ज्यादा दूर है हमसे। सूर्य के सतह पर दहकती हुई गैस हजारों किलोमीटर ऊपर उठती है, इसे क्या कहते हैं? तो सौर ज्वाला कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण कब देखा गया था? तो 22 जुलाई 2009 को देखा गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो पाराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो यह पहले भी बता चुका हूं मैं, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास कितना है? तो यह है 13,92,000 किलोमीटर। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास कितना गुना है? तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास जो है वह 109 गुना है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो यह है 2 × 10⁻27 टन। ठीक है, यहाँ पर 10⁻27 टन है। ठीक है, यही आपका किलोग्राम में पूछेगा तो यह जो है 10⁻30 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो यह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, आगे देखते हैं, सूर्य के क्रोड का तापमान कितना है? तो यह 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 से 20 मिलियन भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्य के परिक्रमण की अवधि क्या है? तो 250 मिलियन वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूर्य के घूर्णन की अवधि क्या है? तो 25 दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने 100 टोटल तथ्य पढ़े हैं भूगोल के। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नोट्स चाहिए तो 9525360283 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल करना हो तो 7004385014 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। साथ ही यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही मामूली शुल्क पर आपको नोट्स दे रहा हूं, और नोट्स कितने अच्छे हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको खुद नोट्स से ही बताया है। यह पहले हैंड रिटन फॉर्म में हुआ करता था, लेकिन अब इसको जो है टाइपिंग करने के लिए मैंने दे दिया है, और अब जो नोट्स आपको मिलेंगे वो टाइपिंग किए हुए नोट्स ही मिलेंगे। ठीक है, और कोई हैंड रिटन नोट्स चाहता है तो वो भी ले सकता है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको दे दिए हैं। यह हमारा भूगोल का सेट था। इससे पहले मैं बायोलॉजी का भी एक सेट कल दे चुका हूं आप लोगों को वीडियो बना करके। नेक्स्ट और भी सब्जेक्ट्स का एक एक सेट मैं आपको दे दूंगा पहले, उसके बाद फिर कोई एक सब्जेक्ट लेंगे और टोटल सब्जेक्ट का वीडियो एक साथ देखेंगे हम लोग, ताकि आपकी तैयारी वीडियो के माध्यम से भी होती रहे। ठीक है, और वीडियोज बिल्कुल मुफ्त हैं, तो निश्चित तौर पर हमसे जुड़िए। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।